Morning, students. Today again I'm Sita Sharma here in front of you with chapter 4, Air Around Us. This is from class 7, chapter 4. So children, we know that all over air is all over around us. So here very beautiful lines it is written. We can live without food for a couple of days. See here. And we can also live without water for a couple of hours, but we cannot live without air even for a couple of minutes. Air is important for all living organisms. So it is well truly said that air is very much important for us, as it is an important thing, an important mixture or of gases. So let us study about it in detail. See here, चलिए, the earth is surrounded by the thick layer of air which is a mixture of several transparent gases, and this layer of air is called atmosphere. Yes, it is very true कि अर्थ के चारों तरफ जो हवा है एक मोटी परत है, लेयर ऑफ एयर है, जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस की है, सेवरल मिक्सचर ऑफ गैसेस की है. उस लेयर ऑफ एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना. इसीलिए चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस. इन द एब्सेंस ऑफ एयर द अर्थ वुड रिमेन अ फ्रोजन लाइफलेस प्लैनेट इन स्पेस लाइक एनी अदर प्लैनेट. सही बात है, अगर हवा नहीं होती तो ये अर्थ हमारा एक लाइफलेस प्लैनेट होता स्पेस में, एंड इसमें कोई ब्यूटी कुछ नहीं होता. आज हमारा अर्थ ब्यूटीफुल है क्योंकि इसमें लाइफ पॉसिबल है. In fact, the atmosphere that we live in is a result of gradual and continuous changes which started about 4,600 million ago and were energized by the sun. सही बात है कि धीरे धीरे स्लोली काफ़ी चेंजेस आए, और इस चेंजेस के साथ जो कि समय के साथ 4,006 years ago से चेंजेस जो आए, जो कि आज इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो सन उसका एक पार्ट है. सन के हम पार्ट हैं, इसीलिए सोलर सिस्टम के पार्ट हैं. तो वो सारे चेंजेस जो एटमॉस्फेयर में देखने मिलते हैं उनको आज अपने को समझना है. और उसको क्यों समझना है, क्योंकि ये एंड के चैप्टर में मैं समझाऊंगी. इस चैप्टर का पढ़ने का मकसद ही सिर्फ ये नहीं है कि एयर में क्या है या एयर क्यों है या एयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है. इसके एंड में, मैं चैप्टर के एंड में समझाऊंगी कि ये चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा है. फर्स्ट थिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. बेटा एक स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, लेयर टू लेयर, और इस लेयर के बारे में हम डिटेली पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ और इमेजेस अपलोड करके भेजूंगी. उन फ़ोटोज़ एंड इमेजेस से जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, और भी लेयर्स जो एटमॉस्फेयर के हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. और दूसरी बात, समझने के साथ साथ आप बना भी सकते हैं अपनी कॉपी में, एज अ एक्टिविटी आप दिखा सकते हैं, एज अ क्लास डिस्प्ले बोर्ड में आप दिखा सकते हैं. आप चाहें तो उसको समझने के लिए अपने घर में भी बना के रख सकते हैं. ऐसे 2-3 पिक्चर्स रहेंगे, प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, मैं अपलोड कर दूँगी. तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड अगेन थर्मोस्फियर. तो हम स्टार्ट करें ट्रोपोस्फियर से. सबसे पहली बात ट्रोपोस्फियर की ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर. डेंसेस्ट लेयर का मतलब है यहाँ पे हवा बहुत थिक होती है. हवा की जो लेयर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा आपको मिलेगी, एंड या घनत्व, डेंसिटी आप बोल सकते हो, वो बहुत ज़्यादा है. दिस इज़ द पोर्शन वी लिव इन. यहाँ पे हम रहते हैं. देखिए हमारे चारों तरफ हम हवा महसूस करते हैं. देयरफॉर मोस्ट फैमिलियर टू अस, इट इज़ दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर ऑल वेदर चेंजेस टेक्स प्लेस. तो फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सेकेंड पार्ट मैं बोलूँगी ऑल वेदर एक्टिविटीज़ चेंजेस टेक्स प्लेस. यहीं पे सारे वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. सारे जो वेदर चेंजेस होते हैं वो यहीं होते हैं.
In troposphere, on average, the temperature decreases at a rate of 1 degree centigrade with every 165 मीटर ascent. जैसे जैसे हम देखिए, जैसे जैसे हम एक 165 मीटर की हाइट पे पहुंचते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री कम होता है। फिर यहाँ से और सपोज़ 165 हाइट पे पहुँचे तो फिर टेम्परेचर है, यानी कि कहने का मतलब है कि इस रेंज के बाद 1-1 डिग्री टेम्परेचर कम होते जाता है। ये इसका थर्ड क्वालिटी है। ओके, ये ट्रोपोस्फियर में आपको थर्ड एक इसकी क्वालिटी मिलेगी। और इस जो ड्रॉप इन टेम्परेचर को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, एंड इसीलिए दैट इज़ वाई द टेम्परेचर इज़ वेरी लो इन हाई माउंटेन्स। अब आप समझ गए होंगे कि पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे आप जितनी ऊंची पहाड़ियाँ या बर्फीली इलाकों में जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, हमको चढ़ने में भी तकलीफ़ होती है, प्लस टेम्परेचर भी कम होते जाता है। चढ़ने में तकलीफ़ इसलिए होती है कि जैसे जैसे हम चढ़ते हैं हमको ऑक्सीजन, हम सांस फूल जाती है या सांस भर जाती है, हमको ऊपर चढ़ने में तकलीफ़ होती है क्योंकि हम अबव ग्रेविटेशनल फोर्स पे चलते रहते हैं। दूसरी बात, हम एक ये जो टेंडेंसी है ट्रोपोस्फियर की कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम एसेंड करते हैं, एसेंड यानी कि आगे बढ़ते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। देन कम्स टू स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। वो क्वेश्चन क्या है मैं बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अबव द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर काम एंड क्लियर। सबसे पहली बात कि ये काम एंड क्लियर है, इस वजह से यहाँ पे एरोप्लेन्स, फ्लाइट्स वगैरह इसी लेयर में उड़ती है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेटोस्फियर में ही क्यों प्लेन्स उड़ती हैं, तो उसका रीज़न ये है कि स्ट्रेटोस्फियर काम है, क्लियर है, ताकि एरोप्लेन्स उड़ाने वाले पायलट्स को कोई तकलीफ़ ना हो। दूसरी, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर, इसलिए ये स्ट्रेटोस्फियर भी बोला जाता है। द टोटल एब्सेंस ऑफ डस्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। काम क्लियर है तो डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, वाटर वेपर नहीं है ना। जब सब चीज़ क्लियर है तो वो क्या करता है, यहाँ पे क्लाउड्स भी नहीं होते, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स और डस्ट मिला के क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स भी नहीं होते। सो द प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जब क्लाउड्स भी नहीं होते हैं तो विजिबिलिटी, देख रहे हैं, विजिबिलिटी फाइनेस्ट हो जाती है, यानी कि फ्लाइट्स चलाने वाले पायलट्स को बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर कोई लॉजिकली आपसे पूछे कि स्ट्रेटोस्फियर में ही एरोप्लेन क्यों उड़ाए जाते हैं, तो फर्स्ट थिंग इट इज़ काम एंड क्लियर, सेकेंड थिंग नो वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, सो नो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, थर्ड थिंग इट प्रोवाइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द विजिबिलिटी फाइनेस्ट। सो एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस एरिया में थ्रू लोएस्ट लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर में काफ़ी अच्छे से उड़ पाती हैं, बिकॉज ऑफ इट्स फैसिलिटेट्स विजिबिलिटी, दिस कंट्रीब्यूट्स टू ईजी फ्लाइंग कंडीशन। आप समझ में आया, फ्लाइंग कंडीशन अच्छी है इसलिए यहाँ पे एरोप्लेन्स उड़ती हैं। द जोन विच डेमोक्रेट्स द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेयर्स, stratosphere and troposphere and stratosphere is defined as tropopause। यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा देखिए, ये समझ रहे हैं आप, आपको थोड़ा मैं नीचे कर देती हूँ। देखिए ये ट्रोपोस्फियर है और ये स्ट्रेटोस्फियर है, दोनों के बीच की जो गैप है उस गैप वाले एक लाइन को ट्रोपोपॉज बोलते हैं, एंड उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर में ही आपका ओजोन लेयर भी आता है और यहाँ पे फ्लाइट्स पॉसिबल है, ये डायग्राम से भी समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। ये भी एक अच्छी बात है फ्लाइट्स पायलट्स वालों के लिए। दिस फॉर्म ऑफ देयर इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ओजोन इन द फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, फ्लाइट्स के साथ साथ यहाँ पे ओजोन लेयर भी है। और आपको पता है ना ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर एक इम्पॉर्टेंट लेयर है जो एक्ट एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन रीचिंग द अर्थ।
ये ओजोन लेयर एक तरह से हमारा एक फ़िल्टर पेपर है, या एक चलनी है, या एक परत है जो हमारे अर्थ में अल्ट्रावायलेट रेस को आने नहीं देता। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है जो हमारे अर्थ में एक शील्ड की तरह काम करता है और सरफेस को बचाता है। अगर ये ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ, देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ द ozone gas and ozone layer in the atmosphere, life would not be possible. सो ये ओजन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शील्ड है, ये गैस है जो कि ओजन गैस और ओजन लेयर को मैं बोलूँगी कि इससे बहुत लाइफ पॉसिबल है धरती पे। कहीं ना कहीं स्ट्रेटोस्फीयर का ओजन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेरे को कभी कोई पूछता है ना कि सबसे अच्छा आप किसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दोगे, तो मैं बोलूँगी स्ट्रेटोस्फीयर सबसे अच्छा लेयर है क्योंकि उसमें सारी खूबियाँ हैं। देन कम्स टू मेसोस्फीयर. So above the stratosphere lies another layer known as mesosphere. It is cold layer where temperature generally decreases with increasing altitude. Meteors burn up in this layer. इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, सिंपल सी लाइनों में लिखा है कि ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मेसोस्फीयर है, और मेसोस्फीयर में आपको ज़्यादातर बर्न्ड थिन लेयर ऑफ मीटियोर्स मिलेगा एंड आपको कोल्ड लेयर मिलेगा जो कि कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड लेयर है जो कि टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है, यानी कि कम होते जाता है जब इस आप लेयर में रहते हैं। देन कम्स टू थर्मोस्फीयर, यानी कि सबसे ऊपर आता है, मतलब सबसे ऊपर आपको मिलेगा थर्मोस्फीयर, वेयर द एयर इज़ वेरी थिन। यहाँ पे एयर की जो क्वालिटी है, डेंसिटी नहीं होती है जैसे ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। इट इज़ अ लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फीयर। इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आयन पार्टिकल्स, ये देखिए आयन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन concentration. These iron particles are electrically charged and play an important role in our wireless communication. देखिए यहाँ पे सैटेलाइट्स काम करते हैं, यहीं पे वायरलेस जो टेलीग्राफ्स हैं, जो एक्सचेंज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, या जो सैटेलाइट चैनल्स के थ्रू आप घर बैठे बैठे जो अफ्रीका का मैच बैठ के देख लेते हो। अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल कहाँ हो रहा है वहाँ से आपको सीधा प्रसारण यहाँ दिखता है। सो ऑल बिकॉज ऑफ दिस लेयर, बिकॉज यहाँ पे आयन पार्टिकल्स हैं जो कि आपको ट्रांसमिट कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। सी रेडियो वेव्स, यही लिखा है, रेडियो वेव्स आर सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस थ्रू दीज आयन पार्टिकल्स। दे एनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर द अर्थ सर्फेस। Beyond the troposphere, about 600 kilometer above the earth's surface, the earth atmosphere gradually merges with thin gases of outer space. तो धीरे धीरे इसके बाद आउटर स्पेस आ जाता है, और ये आयन पार्टिकल्स जो हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण आज हम बहुत बढ़िया से घर बैठे बैठे गूगल नेटवर्क वगैरह चला पाते हैं, या कुछ भी नेटवर्क्स सारे पॉसिबल हैं। सो इस तरह से हमारे लिए ये सारे लेयर्स हर एक इम्पॉर्टेंट है। अब इतना इम्पॉर्टेंट एयर आप पढ़ रहे हो तो एयर की प्रॉपर्टीज़, कंपोनेंट्स, कंपोजिशन भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, द एयर वी इनहेल इज़ नॉट अ सिंगल गैस बट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। ये बात सही है क्योंकि एयर को मैंने हमेशा बताया कि वो एक मिक्सचर है। इट इज़ फाउंड अप ऑफ एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 90 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एयर की क्वालिटी या एयर के बारे में 90 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस ही समझ में आता है। द पोर्शन ऑफ द 3 गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। द मेजर इज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बट अबव 90% द कॉम्पोजिशन बिगिनस टू चेंज। यानी कि सॉरी मेरे को ये बोलना था कि 90% तक यूनिफॉर्म होता है, 90% के अबव जो है वो चेंजेस दिखते हैं क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ लाइटर गैसेस और लाइक हीलियम एंड अदर दीज गैसेस, द एयर ऑल्सो कंटेन्स अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर। क्योंकि ऊपर में देखिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपको वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल सब दिखाई देते हैं ना, तो इसी वजह से 90 किलोमीटर्स के अबव
समझ में आता है। ये देखिए ये हमारा कंपोजिशन है, ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना, ये देखिए नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन लगभग हम लोग इसको 21% गिनते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन है 78% प्लस 21%, तो 99% तो खाली हमारे ये दो गैसेस ही हो गए, बचा 1% है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस को इंक्लूड करता है। और यही हम कंट्रोल अगर कर लें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे धरती पे, तो बहुत जो गर्म हो रही है हमारी धरती है, जो बहुत गर्म हमको महसूस होती है गर्मियाँ, वो महसूस ना हो। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, इट ऑक्यूपाई 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर, ये मैंने अभी आपको बताया। एंड ऐसा बहुत ज़्यादा और नाइट्रोजन है हवा में, एंड ये डायरेक्ट इम्पॉर्टेंस टू लिविंग बींग्स। कैसे? देखिए, व्हेन वी इनहेल एयर, a major part of nitrogen is not utilized inside our body system. So what happens? So on the contrary, the plants absorb the nitrogen. So हम तो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन सिर्फ नहीं लेते हैं, हम पूरी हवा लेते हैं, उसमें से हम ऑक्सीजन एब्जॉर्व करते हैं, बाकी हम बाहर छोड़ देते हैं। तो जब हम बाहर छोड़ते हैं तो प्लांट ऑब्जर्व नाइट्रोजन थ्रू द सॉइल, और जबकि प्लांट जो हैं वो सबसे ज़्यादा सॉइल में ऑब्जर्व कर लेते हैं नाइट्रोजन को थ्रू रूट्स, राइबोजियम्स आप पढ़े होंगे क्लास 6 में, एंड 5, 6 में, 7 में भी आप पढ़ोगे, जो कि आपको साइंस में पूरा समझाया जाएगा। दिस इज़ यूज्ड बाय द प्लांट टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट के सपोर्ट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। इससे इनडायरेक्टली ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि हम प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, नाइट्रोजन रूट्स में चाहिए होता है, तो हमको इनडायरेक्टली नाइट्रोजन बहुत यूज़फुल है। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट of gas in volume and which makes 21% of the air, आपको पता है। all living organisms, human beings inhale oxygen from the surrounding to stay alive. ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए इसको लाइफ सपोर्टिंग गैस बोलते हैं, बिकॉज लाइफ सपोर्टिंग करता है। नो ऑक्सीजन नो लाइफ। ओके, देन द एटमोसफियर इज कंटिन्यूसली replenished of the oxygen by green plants through the process of photosynthesis, and this keep the a healthy balance of oxygen in the air. Therefore, growing trees and bushes is very important to maintain the balance of oxygen supply in the air. तो एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन हम 21% है, कंपेयर टू नाइट्रोजन बहुत कम है, लेकिन यही ऑक्सीजन बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये लाइफ सपोर्टिंग गैस बोला जाता है। इससे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लेते हैं, और उनके फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से उन प्लांट्स ग्रो होता है, और प्लांट्स जब ग्रो करता है तो बेटा हम उसको खाते हैं, और हमारे लिए प्लांट्स बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने पर डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा आजकल देखिए, आप देखे होंगे रायपुर में डिफरेंट प्लेसेस में बहुत सारे पेड़ लगाकर एक एरिया बना देते हैं और बोलते हैं ऑक्सीजोन बोल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा दिए गए हैं और आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए ऑक्सीजोन। सो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से आपको मिल जाएगी। देन कार्बन डाइऑक्साइड although it is constitute a very small percentage, 0.03% ही है, बहुत कम परसेंटेज है। ओके, और ये बहुत कम परसेंटेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग द साइकिल ऑफ प्लांट ओवर द अर्थ। लाइफ साइकिल, प्लांट की लाइफ साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट की लाइफ साइकिल चाहिए तो ऑक्सीजन की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बैलेंस बहुत ज़रूरत है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब्स हीट ऑफ द sun and warms up
आवर लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो धरती बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसीलिए तो आजकल हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है। इसीलिए तो हम लोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा एसीज़ यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ कम हो गए हैं, घर, बिल्डिंग्स, दीवारें, कंक्रीट, जंगल ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड and during the process of respiration, and the green plants draw the carbon dioxide from the atmosphere and utilize for the process of photosynthesis। हम जो हवा छोड़ते हैं वो प्लांट्स अंदर लेते हैं, इस तरह से बैलेंस हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो रही है क्योंकि पेड़ कम हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है क्योंकि इंसान बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और स्मोक जो इतनी हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उसकी जो स्मोक है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत जो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ते जा रहा है। सो इन दिस वे अ बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर। जो बैलेंस था वो बिगड़ रहा है। अब इफ़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर, देखिए यहाँ पे मेन बात आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाता है तो वो एडवर्सली इफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन बींग्स को। हमारे चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाने से हमारे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ प्रॉपर्टी एब्जॉर्व हीट। कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है, वो हीट को एब्जॉर्व करता है और टेम्परेचर को इंक्रीजेज द टेम्परेचर। अगर वो हीट एब्जॉर्व नहीं करेगा तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है देन द इंक्रीजेज द टेम्परेचर ओवर द अर्थ सरफेस, तो हमको गर्मी लगती है और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अभी समझ में आया? आप जो बहुत बार सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब ये होता है। तो इस तरह से हमारे लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से बढ़ना खतरे की बात है। इसीलिए बार बार बोला जाता है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, जहाँ तक हो सके पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ ही बैलेंस कर पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, और अगर वो बैलेंस करेंगे तो ही अच्छा है। क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, पेड़ कम होते जा रहे हैं, तो डिसबैलेंस हो रहा है। स्मोक्स जो चिमनी से और जो व्हीकल से निकल रही है उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत हो रही है ना। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेजर गैसेस, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैव सम अदर गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम, ओके, मीथेन, ये भी होती हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है। द वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल्स आर द अदर इम्पॉर्टेंट components present in the atmosphere, they have their own prevalence। तो उनकी है ज़रूरत पर इतनी ज़्यादा नहीं है। वाटर वेपर के बिना हमारे यहाँ रेनफॉल नहीं होगा, तो इसलिए बस उनकी ज़रूरत है। Then the atmosphere also holds solid particles of dust, salt, pollen grains and pollen etc. These dust particles act as a hydroscopic nucleus around which water vapor gets condensed to form clouds। इसी से clouds vapor, ये dust particles और ये salt, ये pollen सब मिला के क्लाउड्स बनते हैं और ये क्लाउड्स हमारे लिए रेनफॉल लाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये छोटे छोटे जो परसेंटेज ऑफ अदर गैसेस हैं ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेटा अभी के लिए इतना ही। ये जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ से नेक्स्ट पार्ट हम वीडियो बनाऊंगी तो उस वक्त समझाऊंगी। थैंक यू, टेक केयर।